अप्रैल 1999 तीन ब्रिटिश क्लाइंबर करीब 10,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके पहुंचे अमेरिका के सबसे बड़े राज्य अलास्का में, जो अमेरिका के सबसे बड़े पर्वत माउंट मैकिनली पर चढ़ाई करेंगे। मगर चढ़ाई के 18वें दिन तीनों ने एक ऐसे मंजर का सामना किया जिसकी इन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। 3 British climbers have recently returned home from their attempt to climb Mount McKinley in Alaska. With two friends, Steve Ball and Anthony Hollingshead, to climb Mount McKinley in Alaska. But we knew that it would probably take us all day. Best part. See the summit from where we finally found this ice hole. Steve was cold. On May 3rd, a group of 3 British mountaineers, Steve Ball, Anthony Hollingshead, and Nigel Vardy, arrived at the Kahiltna Base Camp located on the Kahiltna Glacier in Alaska. स्टोरी की शुरुआत हुई 3 ब्रिटिश क्लाइंबर से। तीनों देश ऑस्ट्रेलिया के ही रहने वाले थे, जिनमें से पहले का नाम है स्टीव वॉल, जिसकी उम्र थी 42 वर्ष, 33 वर्ष का एंथनी जो रहने वाला था श्राफशायर सिटी का, तथा तीसरा नाइजल वार्डी सिटी डार्विसन का रहने वाला, उम्र थी 29 वर्ष। तीनों अप्रैल सन 1999 को पहुंचे अलास्का माउंट मैकिनली के करीब। मगर पहाड़ के आसपास के क्षेत्र के रहने वाले कोईकन लोग सदियों से इस चोटी को डेनाली नाम से बुलाते हैं, पर 1896 में उस वक्त के राष्ट्रपति विलियम मैकिनले के नाम पर इस माउंटेन मैकिनले का नाम रखा गया। पर यहाँ देखने वाली बात ही प्रेसिडेंट ने कभी भी उस माउंटेन को देखा नहीं था, पर यह नाम भी ज्यादा समय तक नहीं चल सका। 2015 में दोबारा से इस नाम को चेंज कर दिया गया, वही पुराना नाम डेनाली रखा गया। यह भले ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है, मगर यही अमेरिका का सबसे ऊंची पीक वाला पर्वत है, जिसकी समंदर तल से ऊंचाई 6190 मीटर है। माउंट एवरेस्ट से मात्र 2000 किलोमीटर कम। मगर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अगर इस माउंटेन की ऊंचाई सरफेस से ली जाए तो ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा होगा, यानी दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़। सन 1999 में जब ये तीनों उस पहाड़ी की चढ़ाई के लिए निकले थे, उस वक्त 1183 पर्वतारोही माउंट पर चढ़ने की कोशिश किए थे, जिनमें से 508 ही शिखर तक पहुंच सके, यानी सिर्फ 43% लोग। यानी शिखर तक पहुंचने का चांस 50-50 होता है। ये तीनों लोग 25 दिनों की यात्रा के लिए निकलने वाले थे। जरूरत के लिए भोजन, कपड़े, तंबू, चलने का सामान, रेडियो तथा कैमरा भी लिए हुए थे। डेनाली पर्वत करीब 5 से 7 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, इसलिए इन्हें डेनाली के बेस तक पहुंचने में 6 दिन लग गए, जहां से पहाड़ी की चढ़ाई का असली सफर शुरू होगा। इनकी चढ़ाई पहाड़ी पर कहां से और किस तरफ से होगी, इसका इन्होंने पहले से सब कुछ तय करके रखा हुआ है। इनका चढ़ने तथा उतरने का रास्ता दोनों अलग था। ऊपर जाते वक्त ये उस एरिया से होकर जाएंगे जिसकी ऊंचाई धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगी, एक सीढ़ी की तरह। वहीं उतरते वक्त ये जिस रूट से आने वाले थे उसका ढलान बिल्कुल स्ट्रेट है। शायद यही इन तीनों की सबसे बड़ी गलती थी, जो आगे चल के पता चलेगा इसके बारे में। 17 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद लगभग 1200 मीटर से ज्यादा दूरी तय कर चुके थे, जो पहाड़ की ऊंचाई का मात्र 20% था। जब इन्होंने बेस से चढ़ाई शुरू की थी तो इन्हें मौसम के बारे में बताया गया कि 18 मई को हल्की हवाएं चलेंगी और शिखर पर हल्की बर्फबारी भी होगी। मगर पिछले 17 दिनों में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। इनके चढ़ने की स्पीड पहले से काफी तेज थी, क्योंकि तीनों काफी हल्के वजन के साथ ऊपर चढ़ रहे थे। इन्होंने बहुत सारे सामान को अपने साथ नहीं ले गए थे, जिसका वेट था कुछ ज्यादा ही, पर ऐसा करना जोखिम भरा था। वे जानते थे यदि कोई तूफान आया तो वे मुश्किल में पड़ जाएंगे। पर इसमें फायदा ये था, अगर ये कम वजन के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये बहुत ही जल्दी ऊपर पहुंच जाएंगे। पर इन्हें कहाँ पता था इनका सोचा समझा प्लान उल्टा पड़ जाएगा। 12 मई तक दोनों कठिन चढ़ाई पर थे। 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर चुके थे। इससे पहले ये 50 के दशक में इतनी ऊंचाई पर गए थे पहाड़ पर। फिलहाल ये पहाड़ की चोटी से मात्र 90 मीटर की दूरी पर थे। ये जिस मकसद के लिए आए थे लगभग वो पूरा होने वाला था, पर तीनों को बर्फीले तूफान की वजह से एक जगह रुकना पड़ा। रेडियो से आने वाले तूफान का हर पल खबर ले रहे थे। रात के वक्त तूफान इतना भी बड़ा नहीं था जितना इन्होंने अनुमान लगाया था, इसलिए रात बड़े आराम के साथ गुजर गया। सुबह होने पर दोबारा से कैंप वगैरह पैक किए और आगे की तरफ निकल पड़े। आगे की पहाड़ी की ऊंचाई बिल्कुल सीधी थी, इसलिए इनसे कोई भी गलती ना हो। तीनों एक दूसरे से रस्सी से बंधे हुए थे। उस दौरान आसमान साफ था, मगर शाम होते होते मौसम बिगड़ने लगा। तापमान नीचे गिरकर पहुंच गया था -50 डिग्री सेल्सियस पर। तेज बर्फीली हवाओं के सामने आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तूफान के बीच तीनों की कंडीशन खराब होने लगी। कुछ ही कदम चलने के बाद अचानक से वर्डी गिर पड़ा। ये देख दोनों उसे उठाकर एक बर्फ के चट्टान के बगल में गए, जहां पर एक छोटा सा गड्ढा बनाकर तूफान से बचने का प्रयास किए। पर इसके बावजूद वर्डी का चेहरा ठंड से सूजने लगा। दर्द इतना ज्यादा हो रहा था, वह जोर जोर से चीखने लगा। कुछ ही समय में रात भी हो गई। उसकी कंडीशन हर पल खराब होती जा रही थी। शुरू में दोनों सिचुएशन को ज्यादा सीरियस नहीं लिए, लेकिन रात के वक्त वर्डी का हेल्थ कुछ ज्यादा ही खराब होने लगा। उसकी बिगड़ती हालत को देखकर मदद के लिए रेडियो ऑन किया।
बेस कैंप से मदद मांगी। कुछ समय बाद जब दोबारा से प्रयास किया गया तो बेस कैंप से कांटेक्ट हुआ। वर्डी के बारे में बताने लगे, उसकी हेल्थ बहुत ही खराब हो गई है, हमें मदद की जरूरत है। कुछ ही समय में वह हाइपोथर्मिया के फुल कंडीशन में आ गया था। पूरी रात उसी बर्फ की गुफा में फंसे रहे। सुबह होते होते तूफान बिल्कुल खत्म हो चुका था। तीनों के निकले हुए आज 19वां दिन था। सुबह जब दोनों गुफा से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि मौसम बिल्कुल साफ है। माउंटेन की पीक थी उनसे बस कुछ ही मीटर पर। उनका मंजिल बिल्कुल उनकी आंखों के सामने था, लेकिन वर्डी ऐसी हालत में नहीं था कि वह उनके साथ वहां जा सके। दोनों उसे वहीं छोड़कर चोटी पर जाने की तैयारी करने लगे। दोनों ऊपर जाने वाले थे, इससे पहले वर्डी गुफा से बाहर निकला। रेडियो पर दोबारा से बेस कैंप से कांटेक्ट करने की कोशिश किया, पर गलती से रेडियो हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया। पकड़ने की कोशिश किया, जिस कारण वो भी फिसलकर नीचे गिरने लगा। रेडियो के पास पहुंच जाने पर रुका, लेकिन जब रेडियो ऑन किया तो पता चला वह खराब हो चुका है। उसे बाहर खड़ा देख दोनों साथी भागकर पहुंचे उसके पास। पूछने लगे, तुम बाहर क्यों निकले? तो वह बताया रेडियो खराब हो चुका है। इसी दौरान उन्होंने पहली बार उसका चेहरा देखा, जो ठंड के मारे बिल्कुल सूज चुका था। उसकी आंखें मानो जैसे बंद हो चुकी थी, जैसे वह हो चुका हो अंधा। उसकी इतनी खराब कंडीशन को देखकर ऊपर चढ़ने का प्लान कैंसिल कर दिए। जल्द से जल्द अस्पताल जाने के बारे में सोचने लगे। इस तरह तीनों अपने मंजिल के इतने करीब होने के बावजूद वापस जाने का फैसला किया। वापस जाते वक्त भी तीनों लोग अपने आप को रस्सियों से बांधे हुए थे। वर्डी की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उसे बीच में किए हुए थे, पर कुछ ही दूर चलने के बाद वह नीचे गिर पड़ा। उसे देखकर दोनों समझ चुके थे ऐसी हालत में उसका चल पाना बहुत ही मुश्किल है। ये सोचने के लिए वर्डी को एक बगल के चट्टान के पास ले गए। इन्हें सुरक्षित यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आया, सिवाय रेस्क्यू टीम से मदद मांगने के लिए। पर ऐसे में किसी एक को नीचे जाना होगा, क्योंकि रेडियो अब तक खराब हो चुका था। काफी सोच विचार के बाद स्टीव बॉल नीचे जाने का फैसला किया। उस वक्त समय हो रहा था 1:30। स्टीव 1:30 बजे आखिरी बार उन दोनों से अलविदा कहकर वहाँ से निकल गया। वापस लौटते वक्त ये दूसरे रास्ते से आने वाले थे, जो बिल्कुल सीधा रास्ता था, जिससे आने का इन्होंने प्लान भी किया था। ऊपर चढ़ते वक्त इन्हें जितना वक्त लगा था, लौटते वक्त वह बड़ी तेजी से नीचे आ रहे थे। नीचे उतरते वक्त चढ़ने से ज्यादा खतरा था, क्योंकि अगर जरा भी चूक हुई तो वे सीधा नीचे गिर जाएंगे। स्टीव काफी अनुभवी क्लाइंबर था, इसलिए वह खतरे से वाकिफ है। जब सामने बिल्कुल ढलान आया तो वह एक एक कदम फूक फूक कर नीचे उतरने लगा, पर उस वक्त जितनी भी सावधानी बरतने की कोशिश की जा रही थी, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। गलती से बर्फ से सपोर्ट छूट गया, वह लुढ़कता हुआ नीचे गिरने लगा। काफी समय तक वह नीचे गिरता रहा। बीच में खुद को संभालने की कोशिश किया, मगर हर कोशिश नाकामयाब साबित हुई। आखिर में एक प्लेन सरफेस पर जाकर रुका, जहां से वह गिरना शुरू हुआ था और जहां पर रुका था, दोनों के बीच की दूरी लगभग 300 मीटर से ज्यादा थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं उसके साथ उस वक्त हुआ क्या होगा, कितनी गंभीर चोटें आई होंगी। सबसे बड़ा चोट उसके बाएं पैर में आया था। पैर फ्रैक्चर हो चुका था। वह निकला था ऊपर फंसे हुए 2 साथियों की मदद के लिए, पर कुछ घंटे बाद वह खुद मुसीबत में फंस गया। वह भी ऐसी हालत में कि अब खड़ा भी नहीं हो सकता। इस हादसे के करीब 1.5 घंटे बाद ऊपर फंसे हुए दोनों साथियों को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई पड़ी, जो शायद थी रेस्क्यू टीम की ही, पर हेलीकॉप्टर उसके पास नहीं आ सका। वहीं नीचे स्टीव इतनी ऊंचाई से गिरने से चला गया था दूसरी तरफ। नीचे उतरने के लिए उसे दोबारा से सामने की ऊंचाई को पार करके जाना था दूसरी तरफ, पर उसके पैर की जिस तरह की कंडीशन थी, ऐसी स्थिति में ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था। इसके बावजूद वह ऊपर चढ़ने की कोशिश किया, पर वह कुछ ही ऊंचाई पहुंचने पर दोबारा से नीचे गिर पड़ा। पैर की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी, दर्द इतना ज्यादा हो रहा था, वह जरा भी नहीं हिल सकता। वहीं ऊपर वर्डी की भी कंडीशन हर पल खराब होती जा रही थी। तापमान -30 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका था। ठंडी हवाएं 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। कुछ समय पहले रेस्क्यू टीम की जो हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई पड़ी थी, वे और ऊपर क्यों नहीं आए थे? वह इसलिए क्योंकि कुछ ही समय में तूफान आने वाला था। लेकिन कुछ घंटे बाद जब तूफान कुछ हद तक कम हो गया तो दोबारा से हेलीकॉप्टर वहीं पहुंची। दोनों हेलीकॉप्टर को देखकर बहुत ही खुश हुए। यह अमेरिका में पहली बार हुआ था कि रेस्क्यू टीम का हेलीकॉप्टर 5900 मीटर की ऊंचाई पर गया हो, यानी लगभग 6 किलोमीटर ऊपर। यह अमेरिका में पहली बार हुआ था 1999 में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम धरती से धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं तो हवा की डेंसिटी कम होती जाती है। कम डेंसिटी में हेलीकॉप्टर को हवा में बैलेंस बनाकर रखना मुश्किल होता है, पर उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम उस लिमिट को भी क्रॉस कर गई जहां तक अब तक कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं जा सका था। फिलहाल दोनों को सही सलामत हेलीकॉप्टर में ले लिया गया। उस वक्त वर्डी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, इलाज की सख्त जरूरत थी, इसलिए यहाँ से सीधा 200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करके पहुंचे प्रोविडेंस हॉस्पिटल। एंटनी और वर्डी को तो रेस्क्यू टीम द्वारा बचा लिया गया था, लेकिन उन दोनों को बचाने के लिए निकला स्टीव ऐसी जगह फंस गया था जहां उन दोनों के बारे में भी नहीं पता था। स्टीव उस वक्त जैसे भी कंडीशन में था,
उसे कैसे भी करके बर्फीले तूफान से बचना था, इसलिए बगल के बर्फ को हटाकर एक छोटा सा गड्ढा बनाया जिसमें जाकर लेट गया। कुछ ही समय में रात हो गई। वह पूरी रात उसी गड्ढे में लेटा रहा। रेस्क्यू टीम अभी तक उस तक नहीं पहुंच पाई थी। सुबह भी हो गया। फ्रैक्चर हुआ पैर वक्त के साथ और भी ज्यादा दर्द देने लगा था। क्लाइंबिंग के लिए निकले हुए आज 20वां दिन था। स्टीव के इस कंडीशन में रहते हुए 12 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। सुबह जब वह नीचे नहीं पहुंच सका तो रेंजर स्टेशन में उसे लेकर काफी लोग परेशान होने लगे, क्योंकि अब तक उसे नीचे आ जाना चाहिए था, पर उन्हें कहाँ मालूम वह नीचे नहीं आ सकता। उसे मदद की जरूरत है। सुबह के करीब 10 बजे सर्च पार्टी ऑर्गेनाइज की गई स्टीव को ढूंढने के लिए। उस वक्त तापमान -50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका था। लोगों को उम्मीद बहुत ही कम था स्टीव जिंदा भी होगा, क्योंकि अगर उसे नीचे आ जाना होता तो वह कब का आ चुका होता। पर स्टीव की किस्मत अच्छी थी। पूरे 28 घंटे फंसे होने के बाद आखिरकार रेस्क्यू टीम के कुछ मेंबर जो गुजर रहे थे, बस उसी के बगल में उनकी नजर पड़ गई। उसके ढूंढे जाने के बाद हेलीकॉप्टर पहुंची, जिसे 30 मीटर लंबी रस्सी में बांधकर वहां से इलाज के लिए हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां 6 महीने से 2 साल के अंदर तीनों ठीक हो गए। मगर इस हादसे में स्टीव अपने दोनों हाथ की उंगलियों को खो दिया था, उसी के साथ बायां पैर भी। एंटनी ने अपनी 2 उंगलियां खो दी। वर्डी को भी कई सारी प्लास्टिक सर्जरी हुई, खासकर उसके नाक में। तो यह थी सन 1999 में 3 ब्रिटिश क्लाइंबर के जीवन में घटी एक ट्रू स्टोरी। पर आपके लिए एक सवाल है, इस एक्सीडेंट में सिर्फ स्टीव का पैर फ्रैक्चर हुआ था, पर इसके बावजूद तीनों को अपनी कई सारी उंगलियां क्यों खोनी पड़ी? जवाब सिर्फ एक लाइन में दीजिए। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।